तो दोस्तों यदि हम बात करें डोबेराइनर के त्रिक नियम यानी कि डोबेराइनर्स ट्राइड्स की, तो ये तत्वों के वर्गीकरण का पहला नियम था, जिसमें कि उन्होंने तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बीच एक रिलेशन निकाला, जिसे हम त्रिक नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डोबेराइनर ने तत्वों के गुणों एवं उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच एक संबंध निकाला, जिसे हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो क्या है वो नियम, आइए हम देखते हैं। तो डोबेराइनर ने बताया कि जो समान गुण धर्म वाले तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तीन तीन के ग्रुप में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया है। उन्होंने ऐसे तीन तत्वों को चुना यानी कि उनके समूहों को चुना जिनके की रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व हैं, उनको उन्होंने एक साथ लिया और उनको एक साथ लेने के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसे कि हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो वो त्रिक नियम क्या है, आइए हम देखते हैं। तो यदि हम तीन तीन तत्वों वाले ऐसे समूह यानी त्रिक बनाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, ठीक है, जिनमें कि त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर, तो जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 6.9, फिर सोडियम का दिया है 23 और पोटेशियम का दिया है 39। तो जब हम तीनों तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हैं, तो जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ऐसा डोबेराइनर ने कहा। तो औसत कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान और नीचे की ओर जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान, अगर इन दोनों को हम जोड़कर 2 से भाग दे दें तो लगभग आपको आएगा औसत। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39 है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इसका औसत अगर हम निकालें तो हमारा आएगा 23, जो कि है सोडियम। तो डोबेराइनर का कहना यही था कि जब हम तीन तीन तत्वों वाले समूह को लेते हैं और उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लेते हैं, ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे वाले दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालें, यानी कि ऊपर तथा नीचे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर अगर हम औसत निकालें तो हमारा जो औसत आएगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इस प्रकार का जो नियम है उन्होंने एक ही समूह के लिए नहीं दिया था, उन्होंने कई समूह के लिए दिया था। जैसे अगर आप नीचे की ओर अगला एक उदाहरण देखें तो आपको कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम दिया हुआ है, ठीक है, और उनके क्रमशः परमाणु द्रव्यमान दिए गए। तो जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40.1 और बेरियम का है 137.3। तो अगर हम इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर औसत निकालें तो वो लगभग आएगा हमारा 87.6, जो कि स्ट्रांसियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो सबसे पहले तत्वों को उनके हम क्या कहते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म के आधार पर रखते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं, बढ़ते हुए उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हैं, और फिर उसके बाद जो ऊपर तथा नीचे के दो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का हम औसत निकालेंगे तो हमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता चल जाता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तो यदि हम बात करें हैलोजन ग्रुप की, तो हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। तो अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखें तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35.5 और आयोडीन का है 126.9। तो यदि हम इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग दे दें यानी कि औसत निकालें तो वो लगभग आ गया 79.6, जो कि ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो बताता है तीन तीन तत्वों वाले समूह यानी कि त्रिक पर और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच रिलेशन को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डोबेराइनर के त्रिक नियम के असफलता का कारण क्या था। तो उनकी असफलता का कारण ये था कि वो उस समय के ज्ञात केवल 3 ही तत्वों के समूहों पर त्रिक नियम लगाते थे, यानी कि केवल 3 ही त्रिक बता सकते थे, इसलिए तत्वों को वर्गीकृत करने की यह त्रिक पद्धति असफल हो गई। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के बाद दूसरा जो नियम आया वो था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, क्योंकि जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था वो असफल हो चुका था। तो आइए देखते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि तत्वों को कुछ इस तरह से अरेंज किया
जैसा कि हम संगीत के 7 सुरों में बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, तो इस क्रम में उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। कैसे किया ये समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं तो वापस 7 पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार न्यूलैंड ने तत्वों को उनको 7 36 पंक्तियों में अरेंज किया। उस समय अक्रिय गैसों यानी कि इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय के ज्ञात जितने भी तत्व थे न्यूलैंड ने उन्हें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अरेंज किया। जब उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिया तो उसमें सबसे पहला तत्व था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक यानी कि परमाणु द्रव्यमान 56 तक के तत्व तक उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया तो उन्होंने हाइड्रोजन जिसका परमाणु भार 1 है से लेकर थोरियम तक जिसका परमाणु क्रमांक 56 है वहां तक तत्वों को अरेंज किया। तो न्यूलैंड ने बताया कि जो प्रत्येक तत्व है, अगर हम प्रत्येक तत्व को अरेंज करते हैं तो जो आखिरी तत्व होता है, मतलब जो 7वां तत्व होता है, उसका जो गुणधर्म होता है 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलता है। यानी कि पहले तत्व का जो गुणधर्म है यानी कि जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण से मिलता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की तथा इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। आइए इसे टेबल से समझते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, तो उन्होंने संगीत से तुलना किया तो सा रे गा मा पा धा नी। तो जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका 7वें नंबर पे है। अब 8वें नंबर पे है फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा जो पहला तत्व हाइड्रोजन और 8वां तत्व कौन है, फ्लोरीन। तो होता क्या है कि जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है उनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे समान होंगे, अब जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी से फिर हम वापस कहाँ पर आएंगे, सा पे। तो आप सा वाले में जितने ग्रुप यानी कि सा वाले में जितने भी तत्व हैं उनके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। वहीं रे वाले में देखें जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके भी गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। मतलब कि जो श्रेणी है यानी कि जो इन्होंने श्रेणी बनाया था उसमें पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलेगा। जैसे आप बेरिलियम से स्टार्ट करिए, तो बेरिलियम से जब स्टार्ट करेंगे तो बोरान पहला, कार्बन दूसरा, नाइट्रोजन तीसरा, ऑक्सीजन चौथा, फ्लोरीन छठा, सोडियम 7वां और मैग्नीशियम 8वां। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नीशियम 8वां आया। फिर अगर मैग्नीशियम से स्टार्ट करेंगे तो फिर 8वां आएगा आपका कैल्शियम। तो आपने देखा कि एक ही समूह के तत्व क्या हुए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि गा वाला, ठीक है। तो आप कोई भी समूह उठाइए उसमें पहले तत्व से अगर आप लेंगे तो 8वां जो तत्व आएगा उसका गुणधर्म आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार न्यूलैंड ने 1886 में उस समय तक सारे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि उन्होंने जो अपना आधार रखा तत्वों को बांटने का वो था परमाणु द्रव्यमान, और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना किसे की थी, जैसा कि मैंने बताया था, संगीत के अष्टक से। इसलिए इनके नियम को हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के सीमाओं की, यानी कि इनका नियम कहाँ तक लागू होता था। तो पहला पॉइंट ये है कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म था वो पहले तत्व से मिलता नहीं था। तो हुआ क्या, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो अष्टक नियम थे वो केवल कैल्शियम तक ही लागू थे। कैल्शियम तक जब तक अगर बढ़ा जाता था यानी 1 से लेके 8वें तक जाते थे तो उनके गुणधर्म मिलते थे, लेकिन कैल्शियम के बाद यह नियम लागू ही नहीं हुआ कि कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व थे उनके पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये इनके नियम की कमियां आने लगी। तो इनका सिद्धांत कैल्शियम तक ही क्यों लागू हुआ, इसका रीजन ये था कि इनका जो सिद्धांत था केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक था। जैसे कैल्शियम के बाद भारी तत्व आए, इनके सिद्धांत की कमियां आने लगी। वही बात करते हैं इनके नियम की दूसरी कमी की। तो इनके नियम का दूसरा कमी ये था कि न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, यानी कि 56 एलिमेंट ही हैं। अब बाद में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अन्य तत्व भी खोजे गए जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो इस पॉइंट को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो न्यूलैंड ने जब अपना टेबल दिया तो उनका कहना था कि
प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, अब उसके बाद कोई अन्य तत्व नहीं है। लेकिन बाद में जब अन्य तत्वों की खोज हुई तो ये सिद्धांत यानी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। उनकी टेबल की और भी कमियां थी। जब उन्होंने तत्वों को अरेंज किया तो दो तत्वों को एक साथ रखा। जैसे हम बात करें कोबाल्ट और निकिल की, अब उन्होंने उसे एक साथ क्यों रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी तत्वों अष्टक के नियम का पालन करें। तो इस नियम का पालन करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया, जो कि इनके टेबल की कमियां थी, यानी कि इनके सारणी की कमियां थी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक गलती और की कि उन्होंने कोबाल्ट और निकिल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि के साथ रख दिया, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि के गुणधर्म अलग थे, जबकि कोबाल्ट और निकिल के गुणधर्म अलग थे। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत यहाँ पर भी फेल हुआ। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के फेल होने का मेन रीजन यही था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें कि हम मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम, गुण व दोष के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलीव ने उस समय के ज्ञात 63 तत्वों को आधार माना और उन 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को समझा और उसके आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। तो मेंडलीव ने उस समय के ज्ञात जितने भी 63 यानी कि 63 एलिमेंट थे, उनके फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी को उनके एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया और उसके बारे में उन्होंने अपना आवर्त सारणी दिया। तो इस आधार पर मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, आइए वो समझते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, का आवर्ती फलन होता है। तो आवर्त नियम क्या है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। उनका कहना था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जब भी किसी हम आवर्त में जाते हैं तो एक निश्चित पीरियड के बाद यानी कि एक निश्चित आवर्त के बाद उनके जो गुण धर्म होते हैं यानी कि उनके जो गुण होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आवर्ती फलन। तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों के गुणधर्मों के लिए उन्होंने एक कार्ड बनाया, यानी कि उन्होंने तत्वों के गुणधर्म के लिए एक कार्ड बनाया जिसमें कि उन्होंने उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड के गुणों के आधार पर ही उन्हें बांटा, यानी कि उन्हें वर्गीकृत किया। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो उस समय उन्होंने क्या किया कि तत्वों को बांटने का जो तरीका रखा, यानी कि तत्वों के गुणधर्मों को अलग करने का जो तरीका रखा वो था उनका द्रव्यमान संख्या, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि शुरू में तत्वों को बांटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टिंग का मेंडलीव का आवर्त नियम था वो बांटने का तरीका था, वो था परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर। तो यदि हम मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करें तो उन्होंने 36 पंक्तियों, जिसे हम आवर्त कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, वो कुल 7 थे। यानी कि 36 जो पंक्तियां थी उनकी संख्या कुल क्या थी, 7 थी, जिसे हम बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। और 8 खड़े कॉलम थे यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ थे, जिसे बोलते हैं वर्ग या समूह। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 8 समूह यानी कि वर्ग थे। तो इसे याद रखिएगा, आवर्त को हम 36 पंक्तियों में लेते हैं और समूह को हम ऊर्ध्व यानी कि खड़े स्तंभ के रूप में लेते हैं। यदि हम बात करें मेंडलीव की उपलब्धियों की तो उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का भी पता लगाया, यानी कि वे कुछ ऐसे भी तत्वों को पता लगाने में सफल हुए जो उस समय तक खोजे नहीं गए थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया था जो कि खोजे नहीं गए थे, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ दी थी, जो बाद में सही साबित हुए। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी उपलब्धियां ये थी कि उन्होंने कुछ नए तत्वों की खोज भी की और अपने आवर्त सारणी में आने वाले यानी कि जो खोज होने वाले तत्व थे उनके लिए उन्होंने जगह भी रखा था, जो कि आने वाले समय में सही साबित हुए। तो उन्होंने जो जगह छोड़ी थी, जैसा कि उन्होंने एका बोरान के लिए जगह छोड़ा था, जो बाद में वहां पर स्कैंडियम रखा गया। एका एल्युमिनियम के नाम से जो उन्होंने जगह छोड़ा था वहां पर गैलियम रखा गया और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया। तो ये जो एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ये उनके प्रिडिक्टेड नाम थे, मतलब कि पहले से भविष्यवाणी की हुई नाम थे, जो कि बाद में
जिन्हें जो खोजा गया यानी कि जो तत्व खोजे गए स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से रखे गए और स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम को उस स्थान पे रख दिया गया। तो जिन तत्वों के गुणधर्मों के आधार के लिए उन्होंने जगह छोड़ा था, तो बाद में तत्वों के स्थान के आधार पर ही उन तत्वों के गुणधर्म के बारे में सही भविष्यवाणी की जा सकी जो उस समय तक खोजे भी नहीं जा सके थे। यानी कि उन्होंने जो स्थान छोड़ा था भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए, यानी कि उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म ऐसे होंगे, तो जब वे भविष्य में खोजे गए तो देखा गया कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। तो इस प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी की उस समय बहुत बड़ी उपलब्धियां थी और उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया और इनका जो आवर्त सारणी था बहुत फेमस हुआ। परंतु इसके साथ साथ मेंडलीव के आवर्त सारणी की बहुत सारी कमियां थी। अब वो कमियां क्या है, आइए समझते हैं। तो ये जो कमियां थी आने वाले समय में उसको दूर की गई। तो आइए समझते हैं कि वो कमियां क्या थी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की जो कमियां थी, जो लिमिटेशन थी, उसमें सबसे बड़ी कमी थी हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना इनकी सबसे बड़ी कमियां थी। अब ऐसे क्यों था? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि यह क्षार धातुओं की भांति समूह एक में था और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जिस प्रकार जो आपके क्षार धातु हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये क्षार धातु की भांति ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्षार धातु की भांति ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि से अभिक्रिया करता है। तो इसलिए मेंडलीव ने क्या किया कि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ समूह एक में रखा। अब इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और थी। हाइड्रोजन क्या था, क्षार धातु के साथ तो रखा गया था, इसके साथ साथ ये हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार किसे कहते हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिस समूह में होते हैं उसको बोलते हैं हम हैलोजन परिवार। तो ये क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन के साथ भी रखा गया था। तो हैलोजन परिवार के तत्व जो होते हैं वो 7वें समूह में होते हैं। तो ये पहले समूह में तो था ही, इसके साथ साथ ये 7वें समूह में भी रखा गया था। तो इस प्रकार मेंडलीव हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए और इसलिए आज भी हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो आवारा तत्व कहते हैं हम हाइड्रोजन को। बात करते हैं हम दूसरी कमी की। तो दूसरा कमी ये था कि इन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। समस्थानिक हम सभी जानते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया कि अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेंडलीव ने अपने प्रारंभिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। तो जब उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा और हम सभी जानते हैं कि समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम परमाणु क्रमांक को लेके चलेंगे तो समस्थानिक का स्थान आवर्त सारणी में फिट नहीं बैठेगा। तो इस तरह से वो आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से समस्थानिकों के बारे में इस आवर्त सारणी में सही से व्याख्या नहीं हो पाई कि इन समस्थानिकों का क्या होगा, यानी कि ये जो समस्थानिक आवर्त सारणी में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तीसरी कमी ये थी कि उन्होंने कुछ उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को उन्हें पहले स्थान दिया, यानी कि जो उच्च परमाणु द्रव्यमान के तत्व थे उन्हें पहले स्थान दिया और जो कम स्थान वाले यानी कि कम द्रव्यमान वाले तत्व थे उन्हें बाद में स्थान दिया। जैसे कि कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.93, तो उन्होंने इसे पहले रखा, जबकि निकिल का परमाणु क्रमांक है 58.71। तो निकिल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया कि अधिक परमाणु क्रमांक होते हुए भी कोबाल्ट को पहले रखा, जो कि इनके नियम के अनुरूप नहीं था। क्योंकि इन्होंने अपने नियम में क्या रखा था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। तो जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था तो कोबाल्ट का तो परमाणु द्रव्यमान अधिक है और निकिल का कम है, तो पहले तो निकिल आना चाहिए, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए, बट उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा, जो कि इनके नियम के विरुद्ध था। चौथी कमी यह थी कि परमाणु द्रव्यमान अनियमित रूप से बढ़ने के कारण यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों, खासकर जो भारी तत्व होते हैं, उनके बीच कितने तत्व हो सकते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी वो आधुनिक आवर्त नियम में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हुआ।